अगर मैं ये फेल हुआ हूँ, बट नहीं, मैं इस वजह फेल होने तो आया नहीं हूँ। फेलियर अगर मेरी ज़िंदगी में आया है तो वो किसी रीज़न से आया है, और वो रीज़न मुझे फाइंड आउट करना है कि किस वजह से आया है। मेरी शायद इसी में कोई कमी रही है, तो फिर मैं वो राइट डाउन करता था उस चीज़ पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ों पे। तो वो चीज़ राइट डाउन करके डेली मैं उस चीज़ को पढ़ता था कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ से क्रैक करके ही जाऊँगा। Hello, welcome everyone to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. बहुत हम लोग मिलते हैं और बहुत बातें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स के साथ की हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और पता नहीं क्या क्या सीखा होगा। और मेरा मानना है हम किसी भी नए पर्सन से अगर मिलते हैं और कुछ भी बात करते हैं तो हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हमें कुछ सिखा दे। तो ऐसा ही एक टॉपर हमारे बीच में आज हाजिर हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। कुछ बातें आपको पसंद आएंगी, कुछ बातें आपको लगेंगी कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो सब पे सबसे मोस्ट एफिशिएंट बात वो सीखनी है जो आपको ज़रूरी लगे। बात करते हैं सर से उनके बारे में। सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम साहिल है और मैं जम्मू से हूँ। एंड मेरी जो स्कूलिंग है वो जम्मू से ही हुई है 12th तक। एंड आफ्टर दैट आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2019 में कंप्लीट हुई थी। और उसी के बाद फिर बहुत सारे फेजेस आए अलग अलग, जैसे बच्चे फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू करते हैं कि अब करियर में अब क्या किया जाए। तो वैसे ही मेरी कुछ जर्नी रही थी। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा होता है, सोच होता है कि प्राइवेट जॉब, अच्छा पैकेज, मतलब फ्रेंकली उसके बारे में क्या सोच रही? एक्चुअली जब मैं मतलब कि बीटेक कर रहा था तो जब 3rd ईयर में था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे गेट की। हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद या इंजीनियरिंग के बाद एक गेट का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपकी पीएसयूज में सिलेक्शन होती है या फिर आपको आईआईटीज या एनआईटीज में एमटेक करने का मौका मिलता है। तो फाइनल ईयर में जब मैं था तो उस टाइम पे मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी गेट की। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2019 में कंप्लीट हुई। एंड उसके बाद मैंने फाइनल ईयर और उसके बाद का जो 1 साल है 2020 वो पूरा डेडिकेटेडली मैंने गेट को ही दिया था। तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा कोई अच्छा स्कोर आ नहीं पाया। एंड मुझे भी लग रहा था कि इंजीनियरिंग जो है, पहले तो मेरे पापा का सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, या फिर उसके बाद जो गेट भी है वो भी मैं इन्फ्लुएंस हुआ अपने जो सीनियर्स थे उनसे। तो कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मेरा पर्सनल गोल है। एंड जब वहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए नहीं हुआ, फिर 2020 में हमारा कोविड आ गया। तो कोविड के बाद मैं घर पे आ गया, और घर पे जब कोविड का टाइम था तो उस टाइम पे कुछ करने को था नहीं ज़्यादा। तो मैं क्या कर रहा था, कभी गेट का सोच रहा था या एसएससी का सोच रहा था कि कौन से एग्जाम्स में जाऊं, कौन सी प्रिपरेशन करूं। एंड एट द सेम टाइम मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना उस टाइम पे स्टार्ट करी थी। तो उससे क्या हुआ, माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आई। तो मुझे पता चला कि मुझे इस टाइम मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे जल्दी से कोई जॉब चाहिए और मुझे फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तो उस टाइम पे मेरे को बैंकिंग का जो ऑप्शन था वो सबसे अच्छा लगा। तो फिर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करी थी 2021 से। अगर मैं आपके घर के माहौल की बात कर लूँ बचपन की, कैसा लाइफस्टाइल था, या सारी रिसोर्सेज थी या नहीं थी? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो उसके बारे में अगर आप बताएं कि आपके दोस्त कैसे थे, आपका स्कूलिंग कैसा रहा? एक्चुअली सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है। तो वहाँ पे जो मेरे दोस्त भी थे वो भी सभी यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली से ही थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई लोग आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। तो वही नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पेरेंट्स का यही सपना होता है कि उनका जो बच्चा है उसकी कहीं पे जॉब लग जाए, कहीं पे अच्छा अर्न करने लगे। उनका ये नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई बिजनेस डेवलप करे, या फिर ऐसा कुछ उनकी थॉट प्रोसेस नहीं होता। जब मेरी जॉब लगी तो पापा तो चाहते थे इंजीनियरिंग में जाऊं या मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, बट जब मेरी बैंकिंग की जॉब लगी तो मैंने वो उनके चेहरे पे वो स्माइल देखी थी। उस टाइम भी वो प्राउड मोमेंट उनके चेहरे पे आया ही था। एंड रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वही है कि टाइम के साथ चीज़ें मिलती गई। ज़्यादा जिद भी नहीं करी मम्मी पापा से कि बाइक दिला दो या ये सब कुछ दिला दो, बट हाँ टाइम के साथ जो चीज़ें हैं वो आती रही लाइफ में। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपकी एक बात सुनी कि आपने एसएससी का नाम लिया था कि मैंने सोचा गेट करूं या एसएससी करूं। तो फिर आपने ये कैसे चूज़ किया कि एसएससी या बैंक? अच्छा, एक्चुअली गेट में एक एसएससी जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है। तो एसएससी जेई एक एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियरिंग का। तो मेरा जो सिलेबस था वो गेट का, जो मैंने वहाँ पे सारी टेक्निकलिटीज़ जो थी वो पढ़ चुका था मैं।
और एसएससी जेईई में एक्स्ट्रा मुझे ये हिस्ट्री, जियोग्राफी या ये सब कुछ पढ़ना पड़ता। तो इस वजह से मेरा वो वाला मन कर रहा था कि मैं एसएससी जेईई में चला जाऊँ, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि जो एसएससी जेईई का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, और गेट के लिए मैं फिर से दोबारा से एक और अटैम्प्ट देने के लिए मुझे नहीं लग रहा था, अपना इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ये देना चाहिए। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि जो मेरी कमांड है, इंग्लिश में बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो मैंने सिलेबस चेक किया बैंकिंग का क्या सिलेबस होता है, तो उसमें मेनली मुझे पता चला कि फोकस जो रहता है वो इंग्लिश पे, रीजनिंग पे और मैथ्स पे रहता है। तो जो क्वांट्स है उसमें हम पढ़ ही चुके थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन जो पार्ट है वो अच्छा था। और मेरा ऐसा रहा कि मुझे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि अरिथमेटिक है, बस मेरा यही था कि अगर कुछ भी है तो कर लेंगे इसको, जैसा भी है। तो इस वजह से मेरा बैंकिंग की तरफ ज़्यादा में इंक्लिनेशन था, और मैंने 2020 में इसके एग्ज़ाम्स भी दिए थे बैंकिंग के। तब इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं थी, और मुझे याद है कि मैंने अपना आरआरबी पीओ का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था। तो आपको जान के हैरानी होगी, मेरे उस एग्ज़ाम में पीओ प्री था, मेरे उसमें सिर्फ 13 मार्क्स आए थे आरआरबी पीओ में, और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फील हुआ कि यार ऐसे तो होने वाला नहीं है। तो उसके बाद वहाँ पे उस टाइम पे हमारे जम्मू में इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं थी, तो ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। तो 2020 में मैंने बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स दिए थे, एक्चुअली प्रिपरेशन इतने अच्छे से थी नहीं, तो उसमें मेरा एक भी प्री नहीं निकला। मैंने 6 एग्जाम्स दिए थे और एक प्रीलिम भी नहीं निकला था 2020 में। तो जब 2021 में जब हम आए तो मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि ये ऐसे तो होने वाला है नहीं, कि बैंक भी ईजी नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि बहुत इजीली जॉब लग जाएगी, बहुत कम टाइम में जॉब लग जाती है, बट इसमें भी मेहनत चाहिए। तो फिर मैंने जो अपनी डेडिकेटेडली जो प्रिपरेशन है वो 2021 फरवरी से स्टार्ट करी थी, और जो 2021 में जितने भी एग्जाम्स आने वाले थे वही मेरा टारगेट था, और उन सब में मेरा मेन टारगेट था एसबीआई पीओ। तो आपने अपने प्रीलिम्स को कैसे निखारा कि यार मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी ऐसी थी, और फिर मेरे एग्ज़ाम क्लियर होते गए, या नहीं हुआ तो किस वजह से रहा, और अगर किसी का भी रहता है तो उसका कारण क्या हो सकता है, और वो अगर क्लियर करना चाहे तो क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? यस सर, एक्चुअली जो 2020 का जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे मैं फेलियर देख चुका था अपना। तो अब मुझे उन फेलियर से सीखना था कि मैंने एक्चुअली प्रीलिम्स में क्या गलतियाँ करी हैं जो मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी। तो वो प्रीलिम्स देते देते लास्ट के जो हमारे एग्जाम्स हुए थे उसमें मैं देख रहा था कि मेरा स्कोर ना इम्प्रूव हो रहा है। तो वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने वो इम्प्रूवमेंट लाई? सबसे पहली चीज़ ये थी कि प्रीलिम्स में अगर क्वांट्स का हम सेक्शन देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्पीड और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जितने भी हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक स्पीड मैथ्स है हमारा, जिसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये जो पार्ट है आपका बहुत जल्दी होना चाहिए। और इसको जल्दी करने के लिए क्या करना है, आपको टेबल्स याद करने हैं 20 तक, या फिर स्क्वायर रूट्स याद करने हैं, क्यूब रूट्स याद करने हैं, और कोशिश करनी है कि जितने भी अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको बिना पेन उठाए वो क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वांट्स में अगर आप इस पार्ट को जल्दी कर लेते हो, और डीआईज के लिए आपको रेशियोज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तो वो डीआई वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप जल्दी खत्म कर लेते हो तो आपके पास अरिथमेटिक के लिए काफ़ी सफिशिएंट टाइम बच जाता है। तो इस तरह से मैंने क्वांट्स को देखा। और उसके बाद जो रीजनिंग थी उसमें फिर कि एक पार्ट लिया कि इसमें एक पार्ट है हमारा पजल्स का, बाकी पार्ट हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। पजल के लिए मुझे क्या करना है, मैंने चेकलिस्ट बनाता था डेली की, कि मुझे डेली की 5 पजल करनी है प्री लेवल की, जब तक हमारा प्रीलिम्स नहीं हो जाता। तो वो मैं डेली 5 पजल्स करता था। उसमें कुछ 3 रहती थी पीओ लेवल की और 2 रहती थी क्लरिकल लेवल की। तो उस वजह से उसमें भी स्पीड इंक्रीज होने लगी, पजल पे अच्छी कमांड होगी, देन मैं जा सकता हूँ मिसलेनियस वाले पार्ट पे। और इंग्लिश का तो था ही कि उसमें सिर्फ हमें रीडिंग पे फोकस करना है, तो इंग्लिश ज़्यादा इजीली हो जाती थी। तो जब ये तीनों चीज़ों को मैं साथ लेके चलने लगा तो मैं खुद हैरान हो रहा था, जैसे जैसे मेरे प्रीलिम्स में, मतलब कि 2021 के जो हमारे एग्जाम्स हुए थे तो उसमें आरआरबी पीओ का सबसे पहला एग्जाम हुआ था और वहीं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ। ठीक है, अभी ना एक सवाल है जनरली, मतलब ये मैं फेस करता हूँ तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, और जो व्यूअर्स हमारे, लर्नर्स हमारे देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है यार, जब कोई मैं नई चीज़ पढ़ूंगा तो बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा, और बेसिकली अरिथमेटिक में और ज़्यादा लगेगा, डीआई घुसाने में भी शायद वक्त लग सकता है। बट ऐसा क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वही सवाल जो मैं 2 मिनट में अरिथमेटिक का कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में तो मुझे 20 सेकंड में करना है, हद से हद 30 सेकंड में करना है, और मैं तो क्या प्लान स्ट्रेटेजी आपकी रही थी? सिर्फ अरिथमेटिक के लिए या स्पीड मैथ्स के लिए? मैं अरिथमेटिक के लिए बात। अच्छा, सिर्फ जो अरिथमेटिक है इसका एक्चुअली ये था कि जब प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे थे तो अरिथमेटिक वाला पार्ट ऐसा था कि उस पर बहुत अच्छे से मेरी कमांड नहीं थी।
ठीक है, उससे पहले न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इंजीनियरिंग में, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा था। तो मैंने ये किया था कि सबसे पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने हैं अरिथमेटिक के, हमें जो भी इजी से क्वेश्चन रहते हैं वो करने हैं। तो उसके लिए मैंने एक RS अग्रवाल करके बुक आती है हमारी, जिसमें बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन्हीं पे मेरा मेन फोकस रहता था कि अगर इन क्वेश्चंस को मैं कर लेता हूँ तो हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमें कभी भी स्पीड के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम कि हमें चाहिए बहुत जल्दी ये चीज़ें चाहिए हमें कि स्पीड फटाफट से आ जाए, बट स्पीड नहीं आती। अगर आप एक्यूरेसी पे काम करोगे, उसी पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तो आपकी जो स्पीड है वो भी टाइम के साथ इंप्रूव हो जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा सा कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपका कम नुकसान होने वाला है जब एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कि आप कर रहे हो उन क्वेश्चंस को, है ना, और आप कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम रहती है, बहुत बच्चों की अरिथमेटिक ही रहती है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझ नहीं आए हैं उनको आप राइट डाउन कर सकते हो कहीं और। तो इस तरह से आप टैकल कर सकते हो ये वाला पार्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों से जब डिस्कशन की जाती है ना कि यार भाई हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो इस टॉपिक के कितने एग्जाम्पल तूने लगाए या आपने लगाए, तो कोई कहता है सर 5, कोई कहता है 10। फिर मुझे हाँ मतलब अपने आप में तो हंसी आती है। तो आपका क्या कहना है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपका प्लान क्या रहना चाहिए टॉपिक को लेकर? ठीक है, अगर मतलब कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं परसेंटेज कई, अगर मान लीजिए मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस जैसा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ वैसे ही कम आ रहा है, तो फिर मुझे उसको कम पढ़ना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? फिर भाई मुझे तो पहले ही नहीं समझ आ रहा, तो मुझे करना क्या चाहिए फिर? तो उस टॉपिक की वही है कि जैसे कि कोई भी अगर आप बुक भी लेते हो, उसमें किसी बुक में उन्होंने क्वेश्चंस को इस तरह से पार्टीशन कर रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रख रखा है। तो बुक वाले की भी साइकोलॉजी ऐसी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, किसी बच्चे को बहुत ही बेसिक लेवल के चाहिए, किसी को मीडियम लेवल के चाहिए, किसी को हार्ड लेवल के लिए चाहिए। तो जब वो बुक को इसी हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो सोच है हमें भी उसी हिसाब से ही डिज़ाइन करना है। अगर हमें वो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम उसके हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन ना करें। बच्चे जनरली ऐसे करते हैं कि सीधा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। अब वहाँ पे कोई वैसा क्वेश्चन आया जो उनसे बन नहीं रहा, तो वहीं से वो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं वहाँ पे कि यार ये टॉपिक तो मेरे से होने वाला ही नहीं है। बट अगर वहीं पे अगर आप सिंपल सा एक जो उसका फॉर्मूला ही है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसी पे खुद ही अगर क्वेश्चन बना के अगर आप उसको करते हो, या फिर कहीं से आप ढूंढते हो कि हाँ ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है, मैं इसको बना सकता हूँ, अगर वहाँ से आप शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करोगे। एंड जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो उसी कॉन्फिडेंस वो आपको मूव फॉरवर्ड करेगा कि आप इससे थोड़े ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस करो। तो हमें यही करना है कि हमें बिल्कुल फाउंडेशन से चलने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं हो रहा तो NCERT की जो बुक्स होती हैं हमारी, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, देन आप धीरे धीरे करके वो बेबी स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ सकते हो। कभी भी आपको बड़ा लीप नहीं लेना, हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स उठाओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड देन ग्रेजुअली यू विल सी कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है और आप जो टफ क्वेश्चंस है वो भी कर पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि प्रीलिम्स में हमें 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, मैथ्स यानी क्वांट्स और इंग्लिश और रीजनिंग, तो तीनों बेहतर होने ज़रूरी है या कोई 2 बेहतर हो, या आपको इस बारे में क्या लगता है? एक्चुअली सर, अगर हम देखते हैं जैसे हमारे क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं, तो वहाँ पे हम आजकल देख रहे हैं, या RRB का भी अगर देखते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है क्लरिकल वाले में, तो वहाँ पे तो मुझे लगता है कि तीनों पे जो कमांड है बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स। और जब हम आते हैं प्रीलिम्स में, तो वहाँ पे ऐसा है कि कट ऑफ जनरली इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता, और वहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। PO प्रीलिम्स, हाँ, PO प्रीलिम्स में, ठीक है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, बट जब आप अगर वहाँ पे मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है अरिथमेटिक, या फिर आपसे DIs नहीं बन रही, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आप कर सकते हो कि स्पीड मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाए। एंड वहाँ पे अगर आप थोड़े बहुत अगर DIs कर देते हो और अरिथमेटिक वाला पार्ट अगर छोड़ देते हो, मीन्स आप अगर 24, 23 ऐसे अटेम्प्ट कराते हो, और रीजनिंग में भी आप अगर एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो, सिर्फ आपसे थोड़ी पजल बन पाती है, वहाँ भी आप 20 का अटेम्प्ट कर पाते हो। और इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर नहीं आ रही है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट वगैरह ये वाले क्वेश्चन्स है वहीं करके आ रहे हो, तो इतने में आप बहुत अच्छे से उस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी लीनियंसी दिखा सकते हो PO प्रीलिम में, बट प्री क्लर्क में वहाँ पे मुझे लग रहा है कि तीनों पे कमांड अच्छी होना ज़रूरी है। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो,
वहाँ पे आपको यही लेके चलना है कि मुझे सिलेबस जो है एटलीस्ट वो पूरा का पूरा करना है, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एग्जाम कैसा आएगा क्या पता, वहाँ पे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने लगे, डीआई ना बने, तो वहाँ उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर करना है, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अगर मुझे ये लाइन बहुत सुटेबल लगी बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, यूट्यूब पे अगर जाओ ना तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये 4 टॉपिक पढ़ो प्रीलिम्स हो जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे नहीं लगता सर ऐसा है पॉसिबल कि सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। आपने मेंस के लिए कोई स्ट्रेटेजी फॉलो किया था? मेंस के लिए कुछ कंटेंट आपने अलग से लगाया था, या जो आप पढ़ते आ रहे थे शुरू से वही पढ़ रहे थे? आपने मेंस के लिए क्या एक्स्ट्रा क्या किया था? भाई प्रीलिम्स हो गया, मैं एक्स्ट्रा मैंने मेंस के लिए किया था। जब आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते हो तो वो करते करते एक टाइम पे आपको पता चल जाता है कि यार मैंने ना एक ना थ्रेशोल्ड पॉइंट रीच कर लिया है, यहाँ पे अब कोई भी अगर प्रीलिम्स का एग्जाम आता है वो तो मैं निकाल ही लूँगा। तो आप जब बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत मॉक टेस्ट दे लोगे, तो उस टाइम पे आपको रियलाइज हो जाएगा कि प्री वाला जो पार्ट है वो मेरा हो चुका है, तो अब मुझे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए मेंस की तरफ। तो मेंस के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही रही थी कि जो मॉक टेस्ट थे, एक्चुअली मेंस का जो कंटेंट है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आजकल, तो वो जो कंटेंट था वो हमें सिर्फ मॉक टेस्ट के थ्रू मिलता था। तो उस टाइम पे मैंने 2 मॉक टेस्ट लिए थे, तो एक टेस्ट जोन का था और एक प्रैक्टिस मॉक था, ये वाले मैंने मॉक टेस्ट लिए थे। और अनअकैडमी पे कुछ एजुकेटर्स थे जो मेंस का कंटेंट करवाते थे, तो मैंने उसी को फॉलो किया था। और मेरा ये रहता था कि दिन में मुझे एटलीस्ट 2 मेंस की पजल करनी है और 2 मेंस की डीआईज करनी है, ये पर्पस था। क्योंकि ये था कि अगर आपका अरिथमेटिक आपने बहुत अच्छे से किया है प्रीलिम्स में, तो वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसी को थोड़ा मोल्ड करके 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में लगा देते हैं मेंस में। तो अगर आपकी वो चीज़ें ठीक हैं, आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप मेंस में बहुत कॉन्फिडेंटली जाओगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक प्रीलिम्स दिया, क्लियर हो गया, मेंस दिया वो भी क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू अच्छा ना होने की वजह से मेरी सिलेक्शन ना हुई। सो बहुत बार ऐसा होता फिर मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, भाई मेरा मेंस हो गया पर फिर मैं टूट गया। तो ऐसे बच्चा कोई अगर हो जिसको आप सलाह देना चाहो कि भाई क्या करना चाहिए, अगर मान लो एक बार तो मैं बहुत आगे चला गया, फिर मेरे को लगा कि यार ये तो गलत हुआ है, उसके बाद बच्चा कहता है कि नहीं यार। सो ऐसा कोई आपने देखा हो कभी लाइफ में अपने लिए फेस, या किसी दोस्त की लाइफ में, और वहाँ से कुछ? एक्चुअली सर जो डाउनफॉल है वो बहुत लोगों की ज़िंदगी में आता है। तो मेरा ये था कि जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो आरआरबी पीओ का मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ था 2021 में, तो जो मेरा मेंस है वो नहीं हो पाया था। तो उसमें ऐसा हुआ कि घर वाले ही मतलब कि कभी कभी सपोर्टिव नहीं होते, तो उन्होंने मुझे याद है, मैं बोलूँ नहीं, घर वालों ने मुझे बोला था कि तेरे से हमने उम्मीद रखी थी इंजीनियरिंग की, अब तूने खुद ये डिसाइड किया था कि तुझे बैंक में जाना है। अब बैंक में आके भी जो एक ग्रामीण बैंक वो बोलते थे, आरआरबी का ज़्यादा पता नहीं है, तो वो एग्जाम नहीं तेरे से निकल रहे, तो तू कहाँ वो टारगेट लेके चल रहा है एसबीआई का। तो जब आप मतलब देखते हो कि आपके घर वाले इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, या फिर आप आसपास देख रहे हो कि यार आप अकेले हो इस टाइम पे, तो समटाइम आपको खुद को ही चीयर अप करना पड़ता है उस टाइम पे। तो मेरा ऐसा रहा कि मैंने उस टाइम पे बुक्स वो पढ़ी थी, सेल्फ हेल्प बुक्स का मैं सहारा लेता था, क्योंकि ये सब चीज़ें आप किसी को बता नहीं सकते। किसको बताओगे जब घर वाले ही आपके अगेंस्ट लग रहे हैं, आपको होते नहीं है कभी, वो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं डायरी पे वो सारी चीज़ें नोट करता था कि अगर मैं ये फेल हुआ हूँ, बट नहीं मैं इस वजह फेल होने तो आया नहीं हूँ, फेलियर अगर मेरी ज़िंदगी में आया है तो वो किसी रीज़न से आया है, और वो रीज़न मुझे फाइंड आउट करना कि किस वजह से आया, मेरी शायद इसी में कोई कमी रही है। तो फिर मैं वो राइट डाउन करता था उस चीज़ पे। एंड मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ों पे, तो वो चीज़ राइट डाउन करके डेली मैं उस चीज़ को पढ़ता था कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ से क्रैक करके ही जाऊँगा, उसके बिना तो मैं मतलब हार मानने वाला हूँ ही नहीं। चाहे फिर मेरा इंटरव्यू में हो रहा है, चाहे नहीं हो पा रहा, चाहे मेरा 1 मार्क से ही क्यों नहीं एग्ज़ाम रह रहा, बट मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तो यहाँ से मतलब फोड़ के ही जाना है, ये एग्ज़ाम निकाल के ही जाना है। तो ये चीज़ है कि आपको बहुत बार खुद को मोटिवेट रखना होगा। एक्सटर्नली आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, बट आपको इंटरनली खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक। अच्छा, जैसे कि आजकल का प्रीलिम्स आ रहा है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इतना मुश्किल आ रहा है जितना बच्चे बोलते हैं। अब आपको क्या लगता है कि वाकया में मुश्किल आ रहा है या बच्चों की तैयारी में कमी है? सर जैसे कि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ उस टाइम पे, तो हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, बट आई थिंक कि पेपर का जो लेवल है वो शायद उतना ही रहता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम फियर है,
या फिर जिस टाइम हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ के बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अफेक्ट करने लगते हैं हमें, तो उस वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। एंड प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलती बच्चे ये करते हैं कि ओवर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मेरा तो 65 का ही अटैम्प्ट हुआ है, इतने में तो नहीं हो पाएगा मेरा। तो ओवर अटैम्प्ट करने के चक्कर में क्या करते हैं कि उनके नेगेटिव मार्क्स आएंगे, उस वजह से भी बच्चे रह जाते हैं। तो प्रीलिम जो है वो शायद एग्जाम लेवल वैसा ही रह रहा है कंसिस्टेंटली, हाँ थोड़ा बहुत बढ़ रहा है लेवल, वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं, बट उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो भी उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो भी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर 8 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बच्चों में रहता होगा, बिकॉज वहीं जो बच्चे हैं वो डेडिकेटेडली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जो हैं वो शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं बट वो अपना लेवल अप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लेवल ज़रूर बढ़ रहा है, बट उसी के साथ जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तभी सिलेक्शन भी हो पा रहे हैं और बहुत बच्चे उसी नंबर में निकाल भी रहे हैं एग्जाम। अच्छा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। यस सर, मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं इस साल, एक IBPS PO का और SBA PO का। तो जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो SBA PO का ही हुआ था चंडीगढ़ में। तो ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ जहाँ पे भी मिलूँ, बट और वहाँ पे भी मैं पहुँचने से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बट जैसे ही वो रूम के बाहर सभी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे पता चल रहा है कि बस आपका नंबर आने वाला है, तो वो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होने लगी थी। बट जैसे ही हम रूम में एंटर करें तो वहाँ पे जो पैनल बैठा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली वो कंफर्ट दे दिया, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लगे। एंड उन्होंने स्टार्ट किया था, ये इंट्रोडक्शन वगैरह हम प्रिपेयर करके गए थे, बट उन्होंने स्टार्ट किया कि ट्रैवल कैसे करके आए हैं आप, यहाँ पे आपका स्टे कैसा था, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे। एंड SBA PO के इंटरव्यू में कोई ज़्यादा मुझे बैंकिंग के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं पूछा गया था बैंकिंग के बारे में। हालांकि मैं प्रिपेयर करके गया था, बहुत सारा डर रहता है बच्चों को, हम किसी बाकी जो बच्चे निकाल चुके हैं एग्जाम्स उनके एक्सपीरियंसेस देख रहे होते हैं, तो उसी को साथ लेके मैं न्यूज़ भी पढ़ रहा था, करंट अफेयर पढ़ रहा था, बैंकिंग को देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। हमारा जो फॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जो उनके पास होता है, वहाँ पे हॉबीज़ सोच समझ के भरनी है, तो ये सब कुछ देख रहा था। बट वहाँ पे जो इंटरव्यू है वो ऐसा ही होता है कि जैसे आपकी बातचीत चल रही है सामने, और वहाँ पे आपको जो चीज़ें बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करनी है एंड कॉन्फिडेंट रहना, और जो भी आप बोल रहे हैं उसी से क्रॉस क्वेश्चन वो करने वाले हैं, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सोच समझ के हम लफ्ज़ निकालें अपने मुंह से। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अच्छा रहा था। ठीक है, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको लगा था कि यस हो गया? हाँ, मुझे एक्चुअली वहाँ पे फील आ गई थी कि SBA PO का जब मैं इंटरव्यू दे के आया था तो बाहर पापा मेरा वेट कर रहे थे, तो मैं पापा को देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, और कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया यहाँ पे। जैसे मैं अंदर लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने आंसर दिए हैं, और जितने भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे मैं सबका ही लगभग जवाब दे पाया था। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे मैंने सॉरी मैम या सॉरी सर बोल दिया था, बट इंटरव्यू ओवरऑल बहुत ही अच्छा गया था। एक्चुअली होता क्या यार, देखो उनको भी पता है कि सब किसी को नहीं आता, शायद उनको भी नहीं, ऑब्वियस। तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि यार जितना मुझे आता है मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। चलिए, तो अभी आपका मॉक्स के बारे में क्या कहना है कि अगर प्रीलिम्स है, चाहे मेरा मेंस है, या किसी को इंटरव्यू से डर लगता है, तो मॉक्स की क्या वैल्यू है हमारी प्रिपरेशन में? मेरा ये मानना है कि जो मॉक टेस्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपने खुद को, अगर आपको देखना है कि मेरा क्या लेवल है, तो उस लेवल को देखने के लिए आपको अच्छे मॉक्स देखने चाहिए। अच्छे मॉक इन द सेंस कि कितने बच्चे उस मॉक को दे रहे हैं, बिकॉज तभी आप देख पाओगे कि आप कहाँ पे लाई करते हो, कितना कंपटीशन है वहाँ पे, और आपका क्या परसेंटाइल आ रहा है, क्या परसेंटेज आ रहा है, वो वहाँ पे आप गेज कर पाओगे उस चीज़ को। तो मॉक टेस्ट आपको एक टाइम के बाद, लाइक अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अपने प्रीलिम्स के आपने 2 महीने दे लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया या अभी सिलेबस आपका रहता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको मॉक देना शुरू कर देने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप एक टाइम पे 2 मॉक्स भी ले सकते हो। बिकॉज मॉक टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा इसी की इंपॉर्टेंस लगती है मॉक टेस्ट की, क्योंकि वहीं से मेरे को पता चल रहा था कि मेरी आज मैं अगर इतने क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ, आज मेरा ये लेवल है, तो कल के लिए मैं एक टारगेट सेट कर पाता हूँ कि अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो एग्ज़ाम तक अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। एंड मॉक टेस्ट में भी आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वह वैसा एटमॉस्फेयर बनाओ अपने आसपास।
अगर आप मेंस के मॉक दे रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि वॉशरूम नहीं जा रहे हो बीच में उठ के, या कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हो, तो एक सेक्लूडेड प्लेस में बैठ के पूरा खुद को वैसा एटमॉस्फेयर दे के उस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा रहे हो। तो ये चीज़ भी मैटर करती है मॉक में, फिर आप मॉक को इफेक्टिवली दे। लोगों का अक्सर यही प्रॉब्लम है कि 3 घंटे मॉक में 2 बार खाना खा लेते हैं और फिर उनको अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस पता नहीं लग पाता। ये फैक्ट है विदाउट एनी डाउट। सो साहिल, एक्चुअली ना मेरी कमजोरी हमेशा एक सब्जेक्ट रही है इंग्लिश। इससे मैं हमेशा बिवेयर रहा हूँ कि यार भाई थोड़ा सा अवेयर रहना और बचना है, इसलिए मैंने आरआरबी क्लर्क दिया था, जैसा कि हम बात कर रहे थे वही हुआ। सो इंग्लिश के लिए अगर कोई बिल्कुल परेशान है, पॉसिबल ही नहीं लग रहा उसको, तो क्या करना चाहिए? तो इंग्लिश का ये है कि बहुत सारे बच्चे भागते हैं ग्रामर के पीछे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक में जो इंग्लिश है वो ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके सामने उसको आप किस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रीडिंग रहती है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जैसे कि कोई अगर हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बिल्कुल भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और वो आसपास से सुन रहे हैं, जिससे भी पूछ रहे हैं कि कैसे करें, वो तो बोल रहे हैं भाई एडिटोरियल पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, वहाँ से होगा। तो मेरा ये नहीं रहता कि अगर आपको कोई भी बुक उठाइए, आप इजी सी कोई बुक उठाइए, कोई मोटिवेशनल बुक उठाइए, किसी की ऑटोबायोग्राफी उठाइए, वो पढ़िए। एंड वहाँ वो जो रहती हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रहती हैं, क्योंकि वो एक जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं बुक, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो अगर आपको मैं माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए, क्योंकि मेरा एक छोटा सा कंसर्न बीच में जुड़ने वाला था, इसलिए नहीं तो आप कंप्लीट हो जाता। मुझे आती नहीं इंग्लिश, तो मैं वो जनरल बुक भी अगर पढ़ूंगा तो उसके लिए अगर मुझे कोई पहले सोर्स तैयार करना हो या मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा सा रीडिंग का सर मैं इसलिए बोल रहा था कि वहाँ पे जब आप रीड कर रहे हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है वोकैब से, कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो सिंपल सी लाइन है वो समझ आ रही है, बट बीच में एक मुश्किल सा वर्ड आ गया, वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। तो डरना नहीं है, शायद उसमें टाइम भी ज़्यादा लग सकता है आपको। तो जो वर्ड्स आपको नहीं पता चल रहे हैं उनको नोट डाउन भी करना पड़ेगा बहुत बार। और अब एक बुक जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होंगे आपके दोबारा से। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो वोकैब है वो ठीक हो रही है। एंड टाइम के साथ देखो, ये मैं एक्चुअली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरी भी कोई इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो मैंने ऐसे ही किया है। मुझे भी स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आता था, तो बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम, एक पेज ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि पेज तो पढ़ दिया बट क्या था उसमें समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो फिर मुझे लगा कि अब इसका सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि मोबाइल साथ में लेके बैठो, डिक्शनरी लेके बैठो, एंड कोई लाइन पढ़ रहे हो, बीच में मुश्किल वर्ड आया वो नोट करो, उसी में उसका हिंदी में वर्ड लिख लो। यहाँ तो एक मेरे पास नोटबुक है, आज भी मैंने रखी हुई, उस पर कितने सारे वर्ड्स लिखती हूँ, तो उनको रिवाइज करते चलो बीच बीच में। तो इस तरह से आपको जो है वो रीडिंग वाला जो पार्ट है वो आपका ठीक हो जाएगा। एंड थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो वो चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पे। रीडिंग करने से क्या हो रहा है, एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इजीली कर पाओगे। एक जब आपकी पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि इस बुक का क्या मतलब कि एसेंस क्या है इस पैराग्राफ का, तो वो आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में भी। वहाँ पे भी आपको वर्ड्स बीच में फिल करने हैं तो आप ऑप्शंस देख के इजीली बता पाओगे कि हाँ यहाँ पे ये फिल होगा, तो ये एक बेटर मीनिंगफुल ये पैराग्राफ बना पाएगा। तो आप रीडिंग को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए स्टार्टिंग में, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उस चीज़ में, ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। मुझे लगता है जो अभी आपने 3-4 बातें बोले ना, इससे 4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। पैराजंबल पता लग जाएगा कि पहले क्या रखना है, रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, और क्लोज टेस्ट, कभी कभी डबल फिलर्स आते हैं या सिंगल फिलर्स आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो है ही। कई बार ना मुझे ऐसा भी सिनेरियो, क्योंकि बच्चों से मिलता रहता हूँ ऑफलाइन में भी, है ना, सो मेरा ऐसा सिनेरियो जज करने में आता है कि लाइक लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेके ज़्यादा परेशान है, हालातों को लेके ज़्यादा परेशान है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी प्रेपरेशन पे इफेक्ट डाल सकते हैं कि यार जहाँ जल्दी होनी है उनकी टेंशन ले लेके और लेट हो गई? हालात सर ऐसे हैं कि हालात एक ऐसी चीज़ है जिसे बदला जा सकता है, वो हमारे मतलब कि है वो हमारे बस में कि हम उन हालातों को बदल सकते हैं। लाइक बिल गेट्स बोलते हैं, या किसी ने ये कोट बोला कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। तो वो उन्होंने बोला हुआ है एक जनरल लोगों के लिए ही, कि अगर कोई गरीब घर से भी है, हमने देखा बहुत सारे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा IAS बना,
या फिर बहुत ऐसे कंडीशंस में रह के उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स निकाले हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो उन हालातों को अपनी मजबूरी बना लेते हैं, बट कुछ लोग हैं जो उन हालातों को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हम किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। तो अगर हमारा मतलब कि जो मोटिव है वो हम सोच रहे हैं कि हम घर वालों को आसपास देख रहे हैं और हमारे दिमाग में यही चल रहा है, हम बोल नहीं रहे हैं, शांत हैं अंदर से, और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे हैं तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको एक लेवल ऊपर लेके जाऊँगा। हर जनरेशन को चेंज करने वाला कोई ना कोई पैदा होता है। तो अगर हम सोचें कि इस जनरेशन का मैं होने वाला हूँ, मैं इसको चेंज करूँगा, तो शायद आप कर सकते हो उस चीज़ को। मुझे आज भी याद है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था और उस लड़के के घर पे भी आया हूँ मैं एक बार, क्योंकि नोन था। उस लड़के के घर पे दीवारों पे प्लस्तर तक नहीं था, तो वो शायद बहाना दे सकता था कि सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अर्न भी मुझे करना पड़ता है। आज वो RRB PO है। तो कई बार ऐसी चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है यार। अभी बहुत सारे सवाल मेरे मन में और हैं, बट कुछ ही सवालों के ऊपर मैं आपसे और चर्चा करूँगा कि अगर मान लीजिए आज मैं तैयारी शुरू करने वाला हूँ, है ना, और लोगों का मानना है कि सालों साल लग जाते हैं, है ना, तो क्या लगता है, या तो फुल फ्लेज फोकस बंदा सेलेक्ट जल्दी हो सकता है, या वो बंदा जल्दी सेलेक्ट होगा कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा? इसके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट। इसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे की ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, कि मुझे अगर मैंने ये गोल अगर सेट किया है, सबसे पहले तो बहुशाखा नहीं बनना। बहुशाखा इन द सेंस कि बहुत सारे गोल नहीं रखने हैं। अपना कोई एक गोल डिसाइड करो कि हाँ ये मेरा गोल है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, उस तरह से हमें गोल रखना है कि ये मेरा गोल है, सिर्फ मुझे इसी पे फोकस करना है। और खुद को एक टाइम लिमिट देनी चाहिए। कोई भी अगर आप गोल सेट कर रहे हो तो उसमें कभी भी उसे लूज नहीं छोड़ना है, एक टाइम के अंदर उसे रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच रहती है प्रिपरेशन की। तो जब आप उस चीज़ को बांधोगे, इवन कि अगर आपका डेली बेसिस पे भी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ये सोचना है कि मेरा अगर ये 24 घंटे हैं तो इसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूं। तो अगर आप एक एक दिन लेते हो, उसके बाद एक दिन अगर आपका अच्छा हो गया तो आपके हफ्ते अच्छे हो जाएंगे, हफ्ते अच्छे हो गए, महीने अच्छे हो जाएंगे, महीने अच्छे हो गए तो साल अच्छे हो जाएंगे। तो आपको जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो वो सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके ही चलनी चाहिए कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है और इतनी ड्यूरेशन में ही निकालना है। उसके बाद अगर नहीं होता तो फिर सोचा जाएगा उस बारे में बाद में। अच्छा, एक और कॉमन और लास्ट सवाल है मेरा इस तरह की चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे लोग, चाहे कोई ऑफलाइन पढ़ता है चाहे ऑनलाइन पढ़ता है, वो जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ अपनी बुक्स या कॉपी साइड रखी और जैसे ही अगले दिन क्लास शुरू होती है तब उनको खोलते हैं। तो क्या उनको क्या करना चाहिए कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता? क्या रीज़न हो सकता है? आप उसके बारे में कुछ सलाह देना चाहें? मेरा सर इसमें ये मानना है कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है, लाइक वो देख पा रहा है कि मेरा ये पर्पस है, मुझे ये फुलफ़िल करना है, तो इसके अलावा मेरा कुछ होने नहीं, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। या मैंने देखा ये चीज़ कि अगर आप अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो और आपको ताने पे ताने पड़ रहे हैं, तो शायद वो बच्चा, मुझे नहीं लगता कोई होगा कि वो तानों को सुन पा रहा है। अगर उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो नहीं सुन पाएगा इन सब चीज़ों को। बहुत सारे बच्चे शादियों के फंक्शन में जाना छोड़ देते हैं, मतलब फैमिली फंक्शंस होते हैं वहाँ जाना छोड़ देंगे। हाँ, वहाँ जाना छोड़ देंगे। तो जब ये चीज़ें आ रही है ना आपके दिमाग में कि यार अब मुझे अगर निकलना है ना बाहर, तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, इसके बिना मैं तो ऐसे तो नहीं रह सकता कि मैं फैमिलीज़ के बीच में छिप छिप के भागूं, या कोई सर मिल जाएंगे मुझसे पूछ लेंगे यार अभी क्या कर रहा तू आजकल, या दोस्त भी कुछ टाइम में ताने मारने ही लगेंगे। तो अगर वो थॉट आपके दिमाग में आ गया ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप छोड़ सकते हो फिर इस नोटबुक को साइड पे वो क्लास लगाते टाइम। तो वो चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, वो थॉट आना ज़रूरी है। जब वो आ जाएगा तो चीज़ें अपने आप ईजी लगने लगेंगी। सो मैं आपसे एक आखिरी बात पूछूंगा कि आपने शुरू में बोला था कि मैंने भी सिंगिंग, डांसिंग ये सब ट्राई करने की कोशिश, तो आपका कुछ था क्या गोल इनमें से कुछ और बनने का? हाँ सर, एक्चुअली जब मैं बचपन में था तो मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। केंद्रीय विद्यालय में रहे हैं तो वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। बट फैमिली के लिए ये था कि नहीं, पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो 12th तक उन्होंने तो मुझे रोक के रखा कि नहीं ये सब नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना पढ़ना है। बट जैसे ही फिर मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे जैसे ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही था
तो इवेंट हुआ, हमारी फ्रेशर्स पार्टी हुई, तो उसमें डांस हो रहा था, मैंने डांस में भी पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग थी, सिंगिंग में भी किया, ड्रामा था, ड्रामा में भी किया, क्योंकि मुझे इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहा है और मैंने फिर वो चीज़ें परस्यू करना शुरू करी। और आज भी मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। फिर जब ये भी कोविड आया था तो उस टाइम पे मेरा मन था हमेशा से गिटार सीखने का, तो वो वाले कोविड टाइम को मैंने गिटार सीखने में मतलब यूटिलाइज़ किया था और आज मैं अच्छा खासा बजा लेता हूँ, गा लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया। सो साहिल, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के, सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत कॉन्फिडेंस अलग से झलक रहा है जो कि सबको दिखेगा। सो मतलब जितनी भी चीज़ें थी बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे, है ना। सो मैं अब आपके साथ ये बहुत सारी हमने बातें कर ली, तो अब कुछ मज़ेदार सवाल मैं आपसे करूँगा जिनका आपको रैपिडली आंसर देना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि आप खाने में सबसे ज़्यादा शौकीन क्या चीज़ है कि भाई कभी भी मिल जाए खा सकता हूँ? अच्छा, खाने में मेरे को पाव भाजी पसंद है। ठीक है, तो वैसे जम्मू आपके एरिया का फेवरेट? जम्मू राजमा चावल बहुत ज़्यादा फेमस। राजमा चावल, ठीक है। और मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, वेब सीरीज़? वेब सीरीज एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं तो वो मैं प्रेफर नहीं करता, बट मैं मूवीज़ देख लेता हूँ। लास्ट कौन सी थी? अभी दृश्यम 2 देख के हैं सर। दृश्यम 2। हाँ। अवतार 2 का क्या प्लान है? वो सर देखनी है, कल देखनी है सर, जाते कल ही। देखनी है, हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। सो अगर कहीं जाने का मौका मिले देश में, कहीं भी, मतलब देश कह रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? एक्चुअली उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मैं लॉस एंजलिस जाना चाहूँगा। अच्छा, कोई रीज़न नहीं है? हाँ, वहाँ बट वहाँ जाना चाहूँगा। ठीक है। कोई रहता है वहाँ? नहीं रहता नहीं है, बट वो सिटी घूमना चाहता हूँ वो वाली। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, चाय पसंद करते हो ज़्यादा, कॉफ़ी? कॉफ़ी तो कितनी पी लेते हो दिन में? मतलब रात में पी लेता हूँ या सुबह पी लेता हूँ, एक टाइम कॉफ़ी, और जब भी अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। ठीक है ठीक है। सो कोई ऐसी हॉबी जो आपको लगता है कि मैंने सीखी और मेरे लिए बढ़िया रही? उस टाइम पे मैंने स्टॉक मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया था और बुक रीडिंग मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी थी उस टाइम पे। तो वो दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। बुक रीडिंग के थ्रू ही मैं फाइनेंस के बारे में भी जान पाया, इकोनॉमी कैसी रहती है हमारी, या बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करी है। तो मैं हर टाइप की बुक पढ़ लेता हूँ जनरली। ठीक है, तो आपके अंदर कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर है? आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस, और लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो बहुत अच्छे से मतलब कि उनमें घुल मिल जाता हूँ। तो ठीक है। सो रैपिड फायर के क्वेश्चंस के जवाब मुझे आपके बहुत अच्छे लगे, तो अब मैं आपको चाहूँगा कि अनअकैडमी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाए। थैंक यू सर। ताकि आप अपने परिवार वालों को ये ज़रूर हमारी तरफ से मिठाई खिलाएं। सो अभी हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई आखिरी मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उनकी लाइफ के। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ और बीच में स्क्रिप्चर्स भी हैं। तो एक संस्कृत का श्लोक है जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने लिख भी रखा था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथै ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान है तो उसकी जीवन में कोई भी अगर गोल है वो बिना मेहनत के नहीं अचीव होने वाला। लाइक अगर कोई शेर है तो उसके मुंह में हिरन खुद चल के नहीं आता, वो शिकार करता है, प्लान करता है, उसके पीछे भागता है, फिर जाके उसको वो चीज़ मिलती है। तो कोई भी अगर चीज़ है आपको अचीव करनी है तो उसके लिए मेहनत करना, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया साहिल, एंड आई होप कि पूरी अनअकैडमी और कैमोमाइल टीम जो है आपको यही विशेष देती है कि आप बहुत कामयाब हो। सो आप सब ने हमारे साथ साहिल की पूरी जर्नी को सुना, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर आपको मिला होगा। कुछ मेरे सवाल, कुछ इनके बहुत सारे जवाब, और जो कमियां रहेंगी उनको फिर से कभी अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर पूरा किया जाएगा। तो इसको ख़त्म करने से पहले आपने ये देखा, पता है, साहिल ने बुक्स का सहारा लिया। साहिल की ये बात को आपको ऑब्जर्व करना है कि जब वो अकेले थे तो उन्होंने खुद को बूस्ट किया। आप समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि अब इस बात पे नहीं जाइएगा कि मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव नहीं है। उसके मम्मी पापा ने ही उसको इतना बड़ा किया, बीटेक करवाया, सब किया। तो उसके कहने का पॉइंट्स को इस तरह समझना है कि उसने खुद को मोटिवेट किया, क्योंकि मम्मी पापा आपको इसलिए बोलते हैं कि बेटा तू कर ले बस कम से कम। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में था ना, तो सेकेंड ईयर में तो फिजिक्स में मेरे 2 रीअपियर आ गए। तो फिजिक्स में रीअपियर आ गया, मतलब उस ईयर में 2 रीअपियर। तो पापा बोले भाई तेरे को मैं हटा लूँगा, तो पढ़ तो रहा नहीं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हटा लेंगे, वो चाहते थे कि भाई इसको समझ आए कि करना है। तो हर बात का एक पहलू होता है। साहिल ने आपको जो पहलू दिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आपको जानने के लिए कि यार एग्ज़ाम कुछ नहीं है, बड़े ईजिली हो सकता है, बड़े ईजिली क्रैक किया जा सकता है। सो इन चीज़ों को आप भी फॉलो करिए। सो थैंक यू आपको इस वीडियो देखने के लिए एंड हमेशा जुड़े रहिए कैमोमाइल टी विद टॉपर्स के साथ। हम आपके साथ बने रहेंगे नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को जाइए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।